दोस्तों, भारत की इकॉनमी तकरीबन 8% पे ग्रो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के जो एक मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर्स ऑफ प्लानिंग एंड कमीशन एहसन इकबाल साहब, वो बड़े खुश होकर शेयर कर रहे हैं कि हमारी इकॉनमी जो है वो 2.4%, 2% पे ग्रो कर रही है। India will be number one, China number two. India will be number पहली one. बात तो ये है कि India is will be already number one, the largest. Right. 15 years. In Right. Right. 15 साल. साथ में हमारा मुल्क है, कहते हैं इंडिया है हमारे साथ, जो इतने सालों से दुश्मनी चल रही है जिसके साथ आप ये कह रहे हैं। क्या 10 साल के अंदर हम कम बैक कर सकते हैं, हम कम्पीट कर सकते हैं उनके साथ, या वो बहुत आगे निकले? इस वक्त इंडिया से 10 साल के अंदर सवाल ही पैदा नहीं पैदा सवाल ही पैदा नहीं। वो इस वक्त आपसे एक जनरेशन आगे जा चुके हैं। इंडिया की इकोनॉमी पे हमने बड़ी बात की कि कैसे इतनी जल्दी किस तरीके से जो है वो भारत एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जहां पर वो अगली सुपर पावर्स में जो है वो दौड़ में बहुत तेजी से शामिल हो चुका है। तो पहली बात तो ये है कि दुनिया को पता ही नहीं है कि हम मार्केट एज अ मार्केट कितनी बड़ी मार्केट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, भारत की जो इकोनॉमी है उसे लेकर लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं और बताया जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी 2025 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा और आने वाले समय में भारत की जीडीपी ग्रोथ है वो 8% के आसपास रहने वाली है, जो पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था होगी। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की हालत किसी से छुपी नहीं है। पिछले साल तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ करने की बजाय उल्टा माइनस में चली गई थी। वहीं आने वाले समय में पाकिस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ मुश्किल से 2% के आसपास होगी, जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों से भी बहुत ज्यादा पीछे है। और इसलिए अब जो पाकिस्तानी है वो लगातार भारत से अपनी इकोनॉमी की तुलना कर करके अपने नेताओं को गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि काश हम भारत से अलग ना होते तो आज हमारे हाथों में कटोरा ना होता और हमारी इस तरह की हालत न होती। ठीक है जी, तो पहले तो हमें पाकिस्तान की मार्केटिंग करने की जरूरत है। उसके बाद नेचुरली एक दफा लोगों को यह पता लग जाए कि इतनी बड़ी मार्केट है और 15 साल में हम चाहे इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड हैं इस वक्त, और 15 साल में भी शायद हमारी हालत इतनी ऊपर नहीं होगी, लेकिन इवन देन 400 मिलियन का मतलब कि हम दुनिया की उस वक्त 14वीं बड़ी जीडीपी होंगे परचेस पावर पैरिटी वाइज, बिगर देन इक्विवेलेंट टू सऊदी अरेबिया, इक्विवेलेंट टू साउथ कोरिया, इक्विवेलेंट टू यूके एट दैट टाइम। ठीक है जी, हाँ, पर कैपिटा इनकम हमारी बहुत कम होगी, लेकिन उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। लोग तो बाइंग पावर देखते हैं, वो मार्केट का साइज देखते हैं। ठीक है ना जी, तो हमें तो एक्चुअली एक मैसिव कैंपेन लॉन्च करनी पड़ेगी दुनिया में कि भाई हम एज अ कंट्री एग्जिस्ट करते हैं, और सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करते, वी आर द टॉप 5 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज एंड द टॉप 10 बिगेस्ट मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। और उस तरफ ले जाना हमारी हुकूमत का सबसे बड़ा काम है। बाकी नेचुरली प्राइवेट सेक्टर, बाकी लोग भी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज। दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क हो सकता है जिसकी पॉपुलेशन 240 मिलियन हो और उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 2% और 1% एंड 0% हो? सो देयर इज अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन, मींस कि स्टैग्नेशन भी है, स्टैग्नेशन इन इकोनॉमी एंड प्लस इन्फ्लेशन। तो जिस मुल्क के अंदर स्टैग्नेशन हो, यानी कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, 3 से 2 पे चली जाए, 2 से 1 पे चली जाए, 0 पे चली जाए, और उस मुल्क में इन्फ्लेशन भी 30% के करीब हो, तो उसे स्टैगफ्लेशन ही कहा जाता है। एंड दिस इज द सेकंड ईयर ऑफ लो ग्रोथ इन पाकिस्तान, हाई इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर लोगों की खत्म हो चुकी हुई है। और हम ये कह रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हम जनाब 2025 में जो है ना 3% पे ग्रो करेंगे। और भाई, आपके मुकाबले में एक मुल्क है जिसका नाम भारत है, वो तकरीबन 8% पे ग्रो कर रहा है, 8% पे ग्रो कर रहा है। और ये आपके सामने IMF, वर्ल्ड बैंक, एवरी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज टॉकिंग दिस। एंड 2024 में वो 8% पे ग्रो करेंगे। कल उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच गई। हांगकांग से वो पीछे हैं, चाइना से पीछे हैं, अमेरिका से पीछे हैं। वो मतलब सिर्फ इतना सा फर्क रह गया। और हम हमारे यहाँ, अच्छा, अब अगर इनसे पूछें तो वो कहेंगे भाईजान इसमें हमारा क्या कसूर है, वो तो पिछलों ने किया है। पिछलों से पूछेंगे, वो कहेंगे हमारा क्या कसूर है, हमारी तो हुकूमत चली गई थी तो हम, वो इकोनॉमी स्लो हो गई। उससे पिछले पूछे, वो पिछलों पे डाल देंगे। उससे पिछले से पूछेंगे, उससे पिछले पे डाल देगा। मतलब कोई, नोबडी इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। 8% से भी ज्यादा वो ग्रो कर रहे हैं। उनका जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो भी यही कह रहा है। ठीक है जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी यही कह रहा है कि 7% प्लस है। सो हमें ये देखना है कि हमारे कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, या हमने ऐसे ही ग्रो करना है, या जरूरी कोई नहीं है।
वो पता है क्या पैगाम लेके बैठे हुए हैं? विकसित भारत, which means making India a developed nation by 2047. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 10 साल मंसूबे आते हैं, 15 साल 20 साल आते हैं, हुकूमत उड़ा देते हैं, वो कहते हैं जनाब ये हुआ क्या। सो इफ इंडिया इज ए डेवलप्ड, तो वो कहते हैं कि मैं कल आप देखें जो इंडिया की जो स्टॉक मार्केट के हवाले से आप देखें, दुनिया में एक चीज याद रखें कि जब भी व्हेनेवर इलेक्शंस हो रहे हों, अभी हाल ही में वाई बरतानिया couldn't hold its position as a fifth largest economy. Why? Because of the political uncertainty. Look, in India, there is so much political stability. There is so much political stability that within and during the elections, वो इसमें कामयाब हैं कि उनकी स्टॉक मार्केट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। ड्यूरिंग द इलेक्शन चल रहे हैं और उनकी मार्केट वो लगी हुई है, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हमारा एक ही मिशन है, इकोनॉमिक बूम, ठीक है जी, इकोनॉमिक बूम की। इसीलिए तो वो बरतानिया को कह रहे हैं आजकल सारा कुछ। कुदरती चीज ये बनती है कि जिससे हम जुदा हुए थे उससे जरा मुवाजना करके देख लेते हैं कि वो, और 50 साल में पाकिस्तान ने ओवरऑल इंडिया को आउट परफॉर्म किया था। तो जिस मुल्क को हम 50 साल, ये कोई 5 महीने 10 महीने 1.5 साल की नहीं बात कर रहा, 50 साल के पीरियड में अगर हमने किसी मुल्क को आउट परफॉर्म किया था, तो हम क्या उसको आउट परफॉर्म कर सकते हैं? आज जब मैं बात कर रहा हूँ तो आज से 1 साल पहले हम 2023 के ऊपर अगर निगाह दौड़ाते हैं, तो जब 2022 खत्म हो रहा था और हम 2023 में जा रहे थे, तो उस टाइम इन्वेस्टर को समझ नहीं आ रही थी मैं करूं क्या। द डॉलर प्राइस, आप डॉलर सुबह कहीं जा रहा था, शाम कहीं जा रहा था, आप अगले 6 महीने की प्लानिंग नहीं कर पा रहे होते थे, ठीक है। आपको ये नहीं पता था कि मैंने करना क्या, इंपोर्टर को ये नहीं पता था कि मैंने अगले महीने क्या करना है, एक्सपोर्टर को ये नहीं पता था कि मैंने अगले महीने, जिसके ऊपर आप बिल्कुल, थैंक यू तलत साहब। मैं बिल्कुल इस पे कमेंट करना चाहूँगा। देखिए बात ये है कि हमने पीछे जो एक मैसिव किस्म का सर्च देखा है डीवैल्यूएशन पे, हम नॉर्मली ये एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब आप रुपी डीवैल्यूएट करता है, जो एक्सपोर्टर है उसको उसका एडवांटेज बहुत जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो डीवैल्यूएशन के बावजूद एक्सपोर्ट्स उनसी हैं वो नहीं बढ़ सकी। उसमें बहुत सारे रीजन हैं। सबसे बड़ा रीज़न एक तो आपकी जो यूटिलिटी प्राइसेस हैं वो एक कंट्रोल में नहीं थी, कि इतनी ज़्यादा आपकी बेसिक जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ऊपर चली गई थी। फिर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखिए हम किस तरह करेंगे। हम इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हम एमिनिस्ट्री दे देते हैं एक ऐसे सेक्टर में जहां पे डेड इन्वेस्टमेंट आपकी जाती है। मैं लास्ट ईयर जब प्रेजेंट, किसकी बात कर, रियल एस्टेट, मतलब टू बी वेरी ब्लंट, हम मतलब लास्ट ईयर भी जब मैं प्रेजेंट था, मैंने कहा जी ठीक है आपने दे दी, वो भी एक सेक्टर ऐसा है जिसमें कि 26 अलाइड इंडस्ट्री